विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जीवों में विविधता, ये हम चैप्टर कर रहे हैं और आज जो हम समझने जा रहे हैं वो है वर्गीकरण और जैव विकास का आपस में रिलेशन। यस, जैव विकास हुआ है। जो आज हम ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं ऐसा नहीं है, वो जो उनका शारीरिक संरचना है वो पहले जैसी ही है। बहुत से जीवों में हमें एक चेंजेस देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जीव हैं जिनमें हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिले, लेकिन जैव विकास हुआ है, ये एक कंफर्म है, क्योंकि हमें काफी ऑर्गेनिज्म में चेंजेस देखने को भी मिले हैं। तो ये जो जैव विकास के बारे में चार्ल्स डार्विन है, उन्होंने इसके अपना एक रिसर्च करी थी, और द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एक बुक है जिसमें इन्होंने इसकी जानकारी दी थी कि जैव विकास हुआ है। अब ये वर्गीकरण और जैव विकास का कैसे आपस में एक रिलेशन है, हम आज के सेशन में समझेंगे। तो टाइम है बुक खोलने का। बच्चों, वर्गीकरण और जैव विकास की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे जीव हैं इस धरती पर, तो हम उनका अगर बॉडी स्ट्रक्चर को देखें और उनके जो कार्य वो करते हैं, उसके आधार पर हम उनको एक पहचान सकते हैं और उनका हम वर्गीकरण भी कर सकते हैं कि उनका शारीरिक आकृति कैसी है और वो किस प्रकार बिहेव करते हैं। मीन्स वो क्या खाते हैं, कैसे चलते हैं, अलग अलग हमारी कैटेगरीज हैं जिस पर हम उनको एक अलग ग्रुप्स में बांध एक डिवाइड कर सकते हैं। तो और हम जब एक बॉडी स्ट्रक्चर, शारीरिक बनावट की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम कुछ लक्षण जो हैं जब हम लोग शारीरिक बनावट में उनके जो एक कुछ लक्षण है वो अन्य लक्षणों की तुलना में देखते हैं कि वो काफी एक परिवर्तन उनमें आता है। तो और यही है कि जब उनको आज से अगर हम 500 साल वर्ष पूर्व उनकी शारीरिक आकृति को देखें और अब देखें, तो हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और इसमें समय और ये जो एक डिफरेंसेस जो आ रहे हैं, उसमें क्या है, ये समय ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है कि जैसे जैसे समय एक चेंज हुआ, तो समय से अर्थ है कि जैसे जैसे समय के बीतता गया, हमारा अगर देखिए हमारे अर्थ के टेम्परेचर में डिफरेंस आता चला गया, हमारा एक जो एक सराउंडिंग्स है उसमें भी चेंजेस काफी आए हैं। और हम जानते हैं कि जैसे हम सुनने में आता है कि पहले तो यहाँ बारिश नहीं होती थी, अब बहुत बारिश होने लग गई है, या पहले इस स्थान पर बहुत बारिश होती थी, अब बिल्कुल नहीं हो रही है। तो इस प्रकार जैसे जैसे समय के अकॉर्डिंग, समय के कहें समय अनुसार जो चेंजेस एक हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे बहुत एक डाइवर्स चेंजेस हो रहे हैं, तो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें भी चेंजेस उनके बॉडी में हो रहे हैं। या तो और दूसरा है कि या तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पा रहे हैं, जिंदा रह पा रहे हैं, और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में उनकी मृत्यु भी हो रही है। लेकिन जो सरवाइव कर रहे हैं, तो उनका या तो खाने की हैबिट चेंज हो रही है, या उनकी शरीर, उनकी आकृति में कुछ ऐसा चेंज हो रहा है कि वो उस एनवायरनमेंट में अपने को जिंदा रख सके। तो जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है, तो ये शरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है। तो जैसे जैसे शरीर में हमारे चेंजेस आएगा, तो उनका जो एक उनका वो जो एक उनकी गतिविधियां चल रही हैं, उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इसको अगर हम दूसरे शब्दों में बोले, तो शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते थे, उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है कि बेस उनका कैसा था। वो जब एक अगर हम पुराना स्टडी कर रहे हैं, जब वो एक पता चले इस प्रकार के जीव है, तब उनका क्या एक स्ट्रक्चर था उस, और फिर हम देखते हैं कि कैसे कैसे उनमें चेंजेस आए। तो जो इनिशियल जो हमें उनका रंग है, उनकी आकृति है, वो जो पता चला हमें, वो जो एक हमें स्टार्टिंग का पता चला, उसे हम मूल लक्षण के रूप में जानते हैं कि ये है। अब इसको बेस बना के हम आगे की एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, इससे हमें यह भी पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास के साथ एक संबंध है, क्योंकि जैसे जैसे जैव विकास हुआ, उस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जीव समूह हमारे सामने आए, और तभी और अलग अलग
जीव बनते चले गए, इसलिए अलग अलग विभिन्न प्रकार के समूह बनते चले गए, और ये अलग अलग समूह है, इसीलिए हम वर्गीकरण पर एक इतना जोर दे रहे हैं, क्योंकि तभी हम उन जीवों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो जैव विकास की बात कर रहे हैं, तो जैव विकास क्या है? ये क्या है? जो हमने जीवों में को अगर हम जो हमारे सामने जीव है उनको देखते हैं, तो सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम है, कि जैसे जैसे हमारा एक क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, तो अलग अलग प्रकार के जैसे उनके शरीर में चेंजेस हुए तो नए जीव बनते चले गए। तो इस प्रकार हम देख जो अभी जैसा समझा था कि जो अगर हम ये जो आपका जैव विकास है और वर्गीकरण है, इसको एक हम संबंध हमें मिल पा रहा है। और जैव विकास की जो अवधारणा है, ये जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में दी थी। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में। और ये जो चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म के, वो इसलिए है कि वो इजीली अपना जीवन यापन कर पाए, जो उनको जो एक चाहे भोज्य पदार्थ है या उनको रहने का जो एक शेल्टर चाहिए, तो वो उसके साथ एक प्रॉपर एक एडजस्टमेंट करके अपना जीवन यापन कर सके। तो ये जो जैव विकास की जो अवधारणा को हम वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम क्या पाते हैं कि कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर अब तक कोई भी अंतर नहीं आया है, कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन कुछ अगर ऐसे जीव हैं जिनमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, तो दूसरी तरफ क्या है, कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें हमें बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिराफ का। जिराफ का हम क्या जिराफ को कैसे उसकी पतली लंबी गर्दन से पहचानते हैं, उसके लंबे लंबे पैरों से पहचानते हैं। लेकिन अगर हम पिछले कुछ हजार पूर्व वर्ष में देखें, तो जिराफ की ये शारीरिक आकृति नहीं थी। वो जैसे हम कहते हैं जेब्रा है, जैसे घोड़ा है, इसी प्रकार का थे। छोटे उसके गर्दन थी, छोटे उसके पैर थे। लेकिन यही चार्ल्स डार्विन की पूरी एक रिसर्च हुई है कि उसने देखा कि जहाँ वो जिराफ रहते थे, जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली गई, तो वो जो घास अपना खाद्य रूप में लेते थे उसकी कमी होने लग गई, जिसके कारण उन्होंने पेड़ की पत्तियों को खाना स्टार्ट कर दिया। अब जब वो झुके झुके खाते थे, अब पेड़ की पत्तियां उन्होंने जब खानी स्टार्ट करी, तो जो नीचे की पेड़ की पत्तियां जब वो खत्म होने लग गई, क्योंकि पॉपुलेशन उनकी इंक्रीज हो रही थी, बहुत लोग बहुत से जिराफ उनको खा रहे थे, तो उन्होंने अपनी गर्दन को और ज्यादा स्ट्रेच करा और उन्होंने और ऊपर की पेड़ की पत्तियां खानी शुरू करी। तो ऐसे हजारों वर्ष तक ये जब होता चला गया, और धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी गर्दन लंबी होती चली गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई हमें एक जीव का जो चार्ल्स डार्विन ने बताया कि इस प्रकार जो आज हमें जिस रूप में जिराफ देखने को मिल रहा है वो पहले नहीं था। इस प्रकार और भी बहुत सारे जीव हैं कि जिनमें हम देखते हैं कि पहले वो जिस रूप में थे। हाथी आप देख लें, पुराने देख लीजिए कितने जाइंट, उनका बड़े कान, अलग स्ट्रक्चर होता था, लेकिन आजकल के हाथी में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो कुछ जीव समूह में हम देखा कि उनकी शारीरिक आकृति उसमें चेंजेस आए, लेकिन कुछ ऐसे जीव समूह थे जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो पहले प्रकार के जीवों को अगर हम नाम दे आदिम और निम्न जीव, और दूसरे प्रकार के जीवों को अगर हम उन्नत और उच्च जीव कहें, तो ये हमारा कहना एक गलत होगा, क्योंकि पहले भी वो एक जीव थे, वो अपना जीवन यापन जिस प्रकार की उनकी सुविधाएं थी उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे। तो हम ये वाले शब्द नहीं बोल सकते, इसके बजाय अगर हम कहें वो पुराने जीव थे और ये नए जीव हैं, तो वो हमारे शब्द ठीक रहेंगे। तो देखिए जब हमारी रिसर्चेस होती हैं, तो आपने देखा है कि पहले भी हमने जो चैप्टर्स करे कि लोग पहले उनको किसी एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उस नाम में चेंजेस आते हैं कि ऐसा नाम दिया जाता है कि पूरा ग्लोबल कहीं भी वो वर्ड यूज करा जाए पहचान लिया जाए।
तो जैसे जैसे रिसर्च होती है तो उनको एक जो जिस बारे में वो स्टडी कर रहे हो तो उनको एक नाम देना होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया कि पहले यह सोचा गया उनको पुराने जीवों को हम निम्न जीव बोले और जो नए जीव हैं उनको उच्च जीव बोले, लेकिन ये अगर हम देखें ये गलत होगा। निम्न मीन्स लोअर कैटेगरी के, तो लोअर कैटेगरी नहीं है, वो जीव थे। तो इसलिए हमने जब उनके लिए वर्ड यूज करने का करा तो पुराने और नए जीव ही हमें ठीक एक शब्द लगे जिनको यूज कर सकते हैं। तो लेकिन एक बात यह है कि अगर हम पुराने और नए जीवों को कंपेयर करें तो जो नए जीव हैं वो अपेक्षाकृत जटिल हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में और जटिलता आती गई, तभी उनमें एक परिवर्तन होता चला गया। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ये जो आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको आज का नोट दिखाऊंगी कि अगर हम जैव विविधता का तात्पर्य मीनिंग देखें तो विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से अर्थ है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, मार्क कर लीजिए, विभिन्न रूपों में जो हमें विविधता देखने को मिली, तो ये जो अगर हम देखें जैव विविधता जो एक ये शब्द है वो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने कि अगर हम एक कोई एक क्षेत्र ले रहे हैं, कोई अगर हम अगर जंगल का ले रहे हैं तो, या अगर हम किसी एक स्टेट का ले रहे हैं तो एक पर्टिकुलर जो विशेष क्षेत्र में जो हमें जो जीव मिलते हैं उनमें जो हमें विविधता देखने को मिलती है उसको हम जैव विविधता के उसमें एक समझते हैं। और जैव विविधता इसलिए कहते हैं कि वो जितने जीव हैं वो सेम उसी पर्यावरण में रह रहे हैं, वो ही उतनी ही तेज धूप में या कम धूप में, उतने ही जलवायु में। तो वो सारे जो हैं वो एक ही एनवायरनमेंट में विभिन्न प्रकार के जीव रह रहे हैं। तो हम उसमें देखते हैं वो किस प्रकार हमें जैव विविधता देखने को मिल रही है। अगर हम मान लीजिए जंगल की बात कर रहे हैं तो हमें एक छोटी चींटी भी मिलेगी, हमें हाथी भी मिल सकता है, हमें सांप भी मिल सकता है, हमें पेड़ भी मिल सकते हैं, हमें पेड़ पे रहने वाले पशु पक्षी भी मिल सकते हैं। तो ये एक हमें विविधता देखने को मिलती है। तो जीव न सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं बल्कि एक दूसरे को वो इफेक्ट भी करते हैं। तो जैसे अगर हम देखते हैं कि एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है भोजन के लिए, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो अगर जिसका भक्षण हो रहा है उसका अगर पॉपुलेशन कम हो गई तो जो उस पर भक्षण कर रहे हैं तो उनकी भी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनको प्रॉपर भोजन नहीं मिलेगा तो वो जीवित नहीं रह सकते। तो अगर हम कहें कि सांप है, सांप को चील खाती है, तो अगर सांप के नंबर कम हो रहे हैं तो चील को जितनी चील है उनको पूरा भोजन नहीं मिलेगा, उनकी आपस में फाइट होगी, तो वो उसमें तो उनकी भी संख्या पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर सांपों की आपका कहे अगर हम कहें पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो गई तो क्या होगा कि जो चील है तो वो जितना भक्षण कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन वहां पे सांपों का इंक्रीज होने से बाकी जो उसके वो जिसको खाते हैं उनकी संख्या पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इस प्रकार देखते हैं एक जीव दूसरे जीव पर एक इफेक्ट करता है और इस प्रकार पूरा कहीं एक पर्यावरण बनता है। तो ये जैसे फूड चेन की आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो ये एक फूड चेन का ही इसमें बात समझाने की हो रही है। तो आधुनिक समय में अगर हम देखें तो मनुष्य ने ये जो एक हमारा जो संतुलन है, जो एक पर्यावरण का संतुलन है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करा है कि जंगलों को खत्म करा है, खेतों को खत्म करा है। तो इस प्रकार जो पूरा वहां का एक जो एक संतुलन है उस एरिया का वो बिगड़ गया है, क्योंकि पेड़ कट गए हैं तो उस पे रहने वाले पशु पक्षी उनका घर उजड़ गया है, तो वो या तो कहीं और चले गए हैं, तो वहां पे फिर जो पूरी फूड चेन है उनके ना होने से इफेक्ट हो रही है। और अगर कहीं बहुत ज्यादा जैसे पानी पहले नहीं था अब रुक रहा है तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और छोटे जो जल के जीव है उनकी संख्या इंक्रीज हो रही है, मक्खी मच्छर उनकी संख्या इंक्रीज हो रही है, जिससे पर्यावरण में जो संतुलन है वो एक
फर्क पड़ रहा है। तो मनुष्य ने काफी पर्यावरण को एक इफेक्ट भी करा है इन नेगेटिव वे। तो अगर हम एक मोटा अनुमान लें तो अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं जीवों की, जिसमें से हम सिर्फ 10 लाख या 20 लाख प्रजातियों के बारे में जानते हैं। देखिए, अभी 80 लाख के बारे में जानना है तो कितनी अभी हम ऐसे जीव हैं इस धरती पे जिनके बारे में हम नहीं जानते। आप समुद्र के तल के अंदर चले जाएं, इतने प्रकार के जीव हैं कि, और समुद्र का जैसे देखें कुछ मालूम ही नहीं है कितना अंदर तक है। ऐसी धरती के अंदर कितने प्रकार के जीव हैं जिनके बारे में अभी हमको पता भी नहीं चला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे अगर हम ग्लोब को देखें तो जो आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र है वहां पे गर्मी और नमी काफी होती है। इस कारण जो होता है कि जो पौधे हैं और जो जंतु हैं उनमें हमें बहुत एक डाइवर्सिफाई नेचर देखने को मिलती है, हमें बहुत एक विविधता देखने को मिलती है। तो ये जो क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कौन सा है, तो आप ये लिख सकते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, और ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो आपके कंट्रीज के नाम यहाँ देख लीजिए, तो ये जितने हैं यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो बच्चों थोड़ा सा आज के नोट्स देख लेते हैं अब हम। तो जैव विविधता की अगर बात कर रहे हैं तो विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। विभिन्न जीव समान पर्यावरण में रहते हैं तथा एक दूसरे को वो प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। इसके कारण विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय अस्तित्व में आता है। तो क्योंकि वो एक दूसरे को जब इफेक्ट करते हैं तभी एक हमें ग्रुप पता चलता है कि कौन किसका भक्षण कर रहा है, कौन किसको खा रहा है, कौन किसके कारण जीवित है, क्या वो क्या प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ऐसे अगर हम देखें जब आगे आप पढ़ेंगे तो बहुत हमें एक रिलेशनशिप्स पढ़ने को मिलेंगी। किसी समुदाय की विविधता भूमि, जल, वायु जैसी कई चीजों से प्रभावित होती है कि किस प्रकार की भूमि है, जल कितना है, वायु कैसी है। तो ये सब भी तभी वहां पे उस के अकॉर्डिंग वहां पे हमें ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने जैव विविधता और वर्गीकरण के देखा कि जैसे जैसे जैव विविधता हो रही है इसी कारण के हमें इतने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, तो हम उनके क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं जैसे उनके बारे में हम और ज्यादा स्टडी कर सकें। तो ये हमें आज का हमने समझा। अगले सेशन में हम इस चैप्टर का आगे का पार्ट लेंगे कि कैसे क्लासिफिकेशन का क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।